सो हेलो एवरीवन, रिवाइज एमआर सर नोट्स की सीरीज में आज मेनली बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के बारे में और अर्थिंग के कंसेप्ट के बारे में भी चर्चाएं करेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एमआर सर के नोट्स हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है दो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर और दोनों की वेलोसिटी क्या है, 10⁶ मीटर पर सेकंड है। व्हाट विल बी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन देम। देखो हुआ क्या कि दो इलेक्ट्रॉन पहले बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पर थे, यानी कि ये कह लो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे, और ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और इनकी वेलोसिटी क्या है, 10⁶ मीटर पर सेकंड है। देखो ये आगे की तरफ जा रहे हैं, ये लार्ज डिस्टेंस थी, अभी कम होती रहेगी कम होती रहेगी। जैसे जैसे ये पास आते जाएंगे, जैसे जैसे ये पास आते जाएंगे, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। वाई? बिकॉज दे आर नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो इन दोनों के म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से ये एक टाइम ऐसा आएगा जब रुक जाएंगे। तो वही पूछ रहा है कि किस डिस्टेंस के ऊपर आकर, व्हाट विल बी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, वो डिस्टेंस बता दो जो कि ऐसी डिस्टेंस जो कि इनकी सबसे करीबी डिस्टेंस होगी, जहां से आगे ये बढ़ नहीं पाएंगे, इनका म्यूचुअल रिपल्शन उनको ऐसा करने नहीं देगा। तो यहां पर कंसेप्ट लगाएंगे किसका, COME का, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा। देखो इनिशियली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होगी वो बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल के। शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ नहीं होगी, वजह लार्ज डिस्टेंस है, या ये कह लीजिए कि इंफिनिटी पर है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी जरूर आई होगी, हाफ m0 v0 का स्क्वायर। और ये दो हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से लिखी है। सिमिलर केस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिखना पड़ेगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब ये रेस्ट के ऊपर आ गए, जब ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस को अप्रोच कर दिया इन्होंने, तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी लगातार घट रही है और एक टाइम पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी 0। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी कुछ आई होगी। पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों चार्जेस के, इस सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए क्या आएगी, KE²/R0, जो भी क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी वो R0। देखो यहां से अब R0 बड़े आसानी के साथ निकल जाएगा, किसी को इधर भेजना उधर से इधर लाना, तो R0 जो है वो इतना निकल जाएगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट A to B हैविंग पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि A पॉइंट से B पॉइंट पर जा रहा है। A पॉइंट पर पोटेंशियल है 30 वोल्ट, B पॉइंट पर पोटेंशियल है 40 वोल्ट। देन फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट B इज इफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट A इज 0। अब मुझे आप इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड बता दो B पॉइंट पर, अगर A पॉइंट पर जो है इसकी स्पीड 0 थी, 0 थी। एक बात ध्यान रखिएगा, देखो पॉजिटिव चार्ज हमेशा मूव करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। मतलब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैंने किसी पॉजिटिव चार्ज को रखा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इस पर फोर्स किधर की तरफ लगेगी, आगे की तरफ लगेगी, ये आगे की तरफ जाएगा। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं, पोटेंशियल घटता जाता है। यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा। पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। समझ में आई बात? लेकिन नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, वही केस लो, बस यहां नेगेटिव चार्ज को रखो। अब ये आगे की तरफ थोड़ी जाएगा, ये आगे की तरफ नहीं जाएगा, पीछे की तरफ इस पर फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगती है, तो ये पीछे की तरफ जाएगा। अब एक बात बताओ, पोटेंशियल यहां पर ज्यादा होगा या यहां पर ज्यादा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी दिशा में पोटेंशियल बढ़ता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पोटेंशियल घटता है, तो यहां पर ज्यादा होगा। तो मैंने यही तो कहा, नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, अब एक बात बताओ, जितनी इसने पोटेंशियल एनर्जी अपनी लूज करी होगी, उतनी ही तो काइनेटिक एनर्जी गेन करी होगी। हाँ,
तो मैं ये लिख सकता हूं Q डेल्टा V इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल किस पॉइंट पर होगी? B पॉइंट पर। इनिशियल कहां होगी? A पॉइंट पर। अब पोटेंशियल लिखो, चार्ज कितना है? -E है, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा? यहां पर 50 था बी पॉइंट पर, फाइनल पॉइंट पर, और इनिशियल पॉइंट पर 30 था, तो 50 - 30 किसके बराबर हो जाएगा? हाफ mv² के हो जाएगा। और ए पॉइंट पर तो जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर स्पीड जो थी वो जीरो थी। अब यहां से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी? √40/m × E आ जाएगी इसकी क्या? इसकी स्पीड। तो मेन कंसेप्ट यहां पर ये अप्लाई हो रहा था, समझ में आया ना? अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का सवाल है। इसके अंदर पोटेंशियल आपको दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है। ऐसे सवाल आप वर्क एनर्जी एंड पावर एज वेल एज ग्रेविटेशन के अंदर भी करते हैं। तो एक बार इस सवाल को देखिए। इसके अंदर x पोटेंशियल दे रखा है, x² y + y² z + z² x। इसके अंदर क्या दे रखा है? इसके अंदर i कैप, j कैप और k कैप, इन तीनों के अंदर पोटेंशियल को दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? देखो, माइनस तो है फॉर्मूले का, बाय डवा v बाय डवा x, और जब हम x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z को कांस्टेंट मान लेंगे, y के साथ करेंगे तो x एंड z को कांस्टेंट मान लेंगे, और जब z के साथ करेंगे तो x एंड y को कांस्टेंट मान लेंगे। देखो अब यहां पर सॉल्यूशन देखो, पहले हम x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, y कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट होकर 0 हुई, यहां पर x 1 हो गया और ये z² ऐसे कैसे ही आ गया। अब यहां पर देखो, इस वाले के अंदर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये x² ऐसे का ऐसे ही रहेगा, y जो है वो 1 हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर 2y हो जाएगा, और z ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई। z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भी सिमिलरली ऐसे ही होगा, और यहाँ से हमारा जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये इंटरेस्टिंग है, ये डेटा बेस्ड सवाल है। इनके अंदर जो जो चीज़ें हम सीखेंगे उसको याद रखना पड़ेगा आपको, ताकि आप सवालों को जल्दी सॉल्व कर पाए। 2 चार्ज मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 आर टच्ड एंड सेपरेटेड। 2 चार्ज मेटेलिक स्फीयर थे, दोनों को टच कराया, उनकी जो रेडियस थी, एक की R1 थी, दूसरे की R2 थी, दोनों को टच कराया और फिर अलग कर लिया, सेपरेट कर दिया। अब आप रेशो बताइए, कैलकुलेट रेशो ऑफ देयर। पहले बताओ चार्ज का रेशो। चार्ज का रेशो, भाई चार्ज का रेशो कैसे निकालते हैं पता है ना? पहले की किलोज नहीं थी, उसके बाद की किलोज हो गई, तो इसके बाद इस पर Q1 कुछ चार्ज आया होगा, इस पर Q2 कुछ चार्ज आया होगा। फॉर्मूला बताया ना, Q1 इज इक्वल्स टू R1/R1 + R2 Q नेट, जो टोटल चार्ज था। हाँ, तो R1 + R2 तो दोनों के अंदर सेम है। यहां पर Q नेट जो है, जो नेट चार्ज है, वो भी दोनों के अंदर सेम है। सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ रही है? R1 के ऊपर, क्योंकि अगर हम Q1 निकालेंगे तो R1 लिखेंगे, और अगर Q2 निकालेंगे तो R2 लिखेंगे। तो Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R1 के, Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R2 के। Q1/Q2 इज इक्वल्स टू R1/R2। रेशो पूछा है मेरे भाई, रेशो, कैलकुलेट रेशो, ठीक है ना? इस वजह से लिख रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी जो लगा रहे हैं। V1/V2, भाई ये तो पता है कि चार इधर से इधर ही, इधर से इधर या इधर से इधर, इसलिए ही जा रहा है पोटेंशियल बराबर करने के लिए। पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो V1/V2 कितना आ जाएगा? 1/1 आ जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है? चार्ज अपॉन एरिया होता है। हाँ, स्फीयर के केस में एरिया क्या हो जाएगा? 4πr² हो जाएगा। क्यू को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्यू तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, हाँ रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर आर लिख सकता हूं। हाँ, तो ये आर से ये कट गया, तो सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के, यानी कि σ/σ2 जो है वो R2/R1 है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E1/E2 वो किसके बराबर है? वो σ1/σ2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो सरफेस है इसके इस पॉइंट को हम, इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो क्या मैं इसको चार्ज शीट नहीं कंसिडर कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। तो σ/ε0 होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज शीट की वजह से। हाँ, तो E1/E2 को मैं σ1/σ2 लिख सकता हूं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो सिग्मा का ही है ना, ε0 तो कांस्टेंट है। हाँ, और σ1/σ2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? R2/R1 के।
तो ये सारी चीज़ें याद कर लो। Q1 बाय Q2 इज इक्वल्स टू R1 बाय R2, V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू 1/1 और सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू R2 बाय R1 एंड E1 बाय E2 इज इक्वल्स टू R2 बाय R1। 2019 के अंदर ये सवाल पूछा। दो मेटल स्फीयर हैं, एक की रेडियस r है और दूसरे की रेडियस 2r है रेस्पेक्टिवली, हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दोनों की चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है। दे आर ब्रोट इन कॉन्टेक्ट एंड सेपरेटेड, उन दोनों को टच में लेकर आए और उसके बाद क्या करा, उनको अलग अलग कर दिया, उनके बीच में दूरी बना दी, सेपरेट कर दिया। व्हाट विल बी न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटीज बिटवीन देम, अब इन दोनों के की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो बता दो। देखो अगर हम एक इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन जो बुकिश लैंग्वेज के थ्रू जो सॉल्यूशन है उसको अप्रोच करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और शायद कम से कम 5 मिनट लग जाए, क्योंकि बहुत लेंदी सॉल्यूशन इसका निकल कर आता है। इस केस के अंदर आपको MR स्टार लगाना चाहिए। आप पहले ये बताइए कि अगर ये Q1 है और इसकी रेडियस R है, ये Q2 है और अगर इसकी रेडियस 2R है, तो जब हमने इसे टच कर दिया तो अभी हमने पढ़ा कि रेशो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 किसके बराबर हो जाता है, R2 बाय R1 के, यानी कि सिग्मा 1 किसके बराबर, सिग्मा 1 को क्या लिखूंगा, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 हो जाएगा 2R बाय R, तो इसका रेशो कितना निकल कर आया, 2/1 निकल कर आया। अब इन ऑप्शंस को देख लो, इसमें डिवाइड करके देख लो, जिसका भी रेशो 2/1 निकल कर आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसमें कर देखो, ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, इन दोनों को डिवाइड कर देखो, क्या 2/1 आएगा, नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। सिर्फ यही ऑप्शन है जो कि सेटिस्फाई करेगा, 2/1 लेकर आएगा। देख लेना, 5/3 इंटू 6/5 करोगे तो 2/1 आंसर आएगा। सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 जो हो जाएगा वो 2/1 हो जाएगा। तो ये आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ये MR स्टार के थ्रू हमने जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करा है। इसकी जो अप्रोच है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यही बेस्ट तरीका है सवाल को सबसे जल्दी सॉल्व करने का। वर्क डन टू मूव Q चार्ज फ्रॉम सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ चार्ज Q एंड रेडियस R टू सेंटर ऑफ दैट स्फीयर। ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर था जिसके पास Q चार्ज था और इसकी रेडियस थी R। सरफेस पर एक Q चार्ज रखा हुआ था। कितना वर्क करना पड़ेगा इसको यहां से उठाकर यहां सेंटर पर रखने में, वर्क डन होता है Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल। यहां पर कितना पोटेंशियल होगा, फाइनली 3KQ/2R होता है। यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर के केस में पढ़कर आए हैं। यहां पर कितना होगा, KQ/R होगा। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3KQ/2R माइनस KQ/R, तो क्या हो जाएगा, KQ/2R, और चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ये रहा सी ऑप्शन। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के बारे में। ये बात आप जानते हैं कि कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इनसाइड वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ये बात इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के इनिशियल लेक्चर्स के अंदर पढ़ाई जाती है। अब ये तो न्यूट्रल कंडक्टर का केस है। अगर एक्सेस चार्ज दिया हमने तो वो कहां पर रिजाइड करेगा, वो सरफेस ऑफ कंडक्टर पर रिजाइड करता है। जो न्यूट्रल कंडक्टर होता है, मान लो अगर एक न्यूट्रल कंडक्टर है, इसके ऊपर नेट चार्ज जो है वो 0 है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे 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 करके इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो है ये सरफेस में इधर से उधर जो है वो घूमते रहते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये फिक्स्ड है। अब अगर हमने इस न्यूट्रल कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया तो क्या होगा भाई, जितना भी यहां पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो इधर की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज के अंदर जो है, नेगेटिव चार्ज पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, तो सारा चार्ज जो है वो यहां पर जमा हो गया। यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा, क्योंकि पोलैरिटी क्रिएट हो गई, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो अब इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। मान लो अगर ये E0 है तो ये -E0 होगा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है।
अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो परेशान हो जाएगा, भाई भाई मैं इधर की तरफ भी मुझ पर फोर्स लग रही है इसकी वजह से, इधर की तरफ भी मुझ पर फोर्स लग रही है इसकी वजह से, जाऊं तो जाऊं कहां, तो नेट फोर्स जो है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जीरो हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ये जो आया है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू होगी माइनस ई नॉट के बराबर, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा भाई। जब एफ नॉट हम जीरो बता रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा, तो ई नॉट प्लस ई इंड्यूस्ड जो है वो जीरो के बराबर हो गया, तो ई इंड्यूस्ड कितना आ गया, माइनस ई नॉट के बराबर आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टर जो है वो जीरो होती है वेयर कंडक्टेड मटेरियल इज प्रेजेंट। ये बात समझ में आई ना। आप पढ़ते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, तो उसके पीछे का कारण ये है। When point charge placed near conductor, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाओ, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू जो है वो आर डिस्टेंस के ऊपर, सरफेस से आर इसकी डिस्टेंस है, वो सेंटर से आर डिस्टेंस है, इसके ऊपर यहां पर इन्होंने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनसाइड जीरो होनी चाहिए, हाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी, प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पर नेगेटिव 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 चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहां से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी। तो ई इंड्यूस्ड कितना हो गया, माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ है, देखो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, हाँ तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ जाएगी, और ये कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर ही होगी, लेकिन डायरेक्शन अलग है तो माइनस आ जाएगा। तो ई नेट जो है वो तो अभी भी जीरो ही रहा। एक्सेस चार्ज गिवन टू कंडक्टर, अगर हमने एक्सेस चार्ज दिया कंडक्टर को तो क्या होता है, देखो अगर यूनिफॉर्म शेप है तो चार्ज यूनिफॉर्मली सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, लेकिन अगर रैंडम शेप है तो जहां जो शार्प एजेस होंगे, जो नोकीले किनारे होंगे, चार्ज की डेंसिटी वहां पर ज्यादा पाई जाएगी, यहां पर चार्ज ज्यादा होगा यहां के कंपैरिजन में, तो हाइयर डेंसिटी देखने के लिए मिलेगी। यानी अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है तो सिग्मा ए चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पर ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर चार्ज ज्यादा है, लेकिन पोटेंशियल दोनों जगह बराबर होगा। वजह, क्योंकि कंडक्टर क्रिएट करते हैं इक्वी पोटेंशियल रीजन, ऐसे रीजन जहां के हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम रहता है। आउटसाइड कंडक्टिंग सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, When two conductor is connected then their potential becomes same, बिल्कुल सही बात है, जब तो चार्ज ट्रांसफर होता है। कंडक्टर क्रिएट इक्विपोटेंशियल रीजन, ठीक बात है। चार्ज इज प्लेस नियर टू कंडक्टर देन ई नेट इनसाइड कंडक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। अगर हम जो चार्ज है उसको कंडक्टर के पास भी रखते हैं, किसी चार्ज को, मान लो ये कंडक्टर था, यहाँ पर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज को रखा, तो अंदर जो है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जीरो के बराबर होगी। यही वाला केस है, ये रहा, ई नेट जो है वो जीरो हो गई थी। अब बात करते हैं अर्थिंग ऑफ कंडक्टर के बारे में। ये लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, इसके बाद कैपेसिटेंस स्टार्ट होता है, तो अगली वीडियो से फिर कैपेसिटेंस को स्टार्ट करेंगे। अर्थिंग ऑफ कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, किसी भी कंडक्टर को अर्थ के साथ जोड़ दिया जाता है। अब मान लो कि ये एक कंडक्टर था जिसकी रेडियस जो थी वो स्मॉल आर थी, ये कंडक्टर था, इसको अर्थ के साथ जोड़ दिया, ठीक है। इसके ऊपर पहले कुछ क्यू चार्ज था। अब जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी कंडक्टर को किसी दूसरे कंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल जब तक बराबर नहीं हो जाता तब तक चार्ज जो है वो ट्रांसफर करता रहता है। तो मान लो इसके ऊपर Q1 चार्ज आया और इसके ऊपर कुछ Q2 चार्ज आया, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के Q1 बाय आर रेडियस ऑफ अर्थ। भाई रेडियस ऑफ अर्थ बहुत 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 ज़्यादा बड़ा होता है, 64,000 किलोमीटर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेडियस इनफाइनाइटली लार्ज हो गया, तो ये यहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो हो गया। हाँ, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल ऑन अर्थ विल बी जीरो, तो पोटेंशियल कंडक्टर के ऊपर भी जीरो हो जाएगा।
मान लो कि ये एक कंडक्टर था, हमने देखो ये अर्थिंग का जो है ये सिंबल होता है, तो ये अभी की क्लोज नहीं थी, उसके बाद हमने की क्लोज कर दी, तो क्यू फाइनल, इसके ऊपर कुछ फाइनल चार्ज आ गया होगा जब हमने इसे कंडक्टर अर्थ के साथ कनेक्ट करा, तो कितना फाइनल चार्ज आया होगा वो कैसे निकालेंगे ये बताओ। जो अर्थ है उसके ऊपर पोटेंशियल कितना रहा होगा, अर्थ के ऊपर पोटेंशियल 0 होगा। सरफेस जो है कंडक्टर का, इसके ऊपर पोटेंशियल कितना हो गया होगा, 0 हो गया होगा। इनसाइड कंडक्टर कितना पोटेंशियल हुआ होगा, 0 हुआ होगा, तो यानी कि 0 हो गया पोटेंशियल। तो मैं ये लिख सकता हूँ अगर इसके ऊपर क्यू डैश चार्ज आया तो के क्यू डैश बाय आर इज इक्वल्स टू 0। हाँ, तो क्यू डैश किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, तो इसके ऊपर फाइनल चार्ज कितना आया, 0 आया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, चार्ज में और मे नॉट बी 0 ऑन कंडक्टर बट पोटेंशियल मस्ट बिकम 0 आफ्टर कनेक्टिंग विद अर्थ। हमने समझ लिया कि अर्थ के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं किसी भी कंडक्टर को, तो पोटेंशियल क्यों 0 हो जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि चार्ज 0 हो भी सकता है और चार्ज 0 नहीं भी हो सकता। अब एक बात बताओ कि भाई यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था, मान लो इस कंडक्टर के ऊपर जो है वो प्लस क्यू चार्ज था इनिशियली, अब इसके ऊपर चार्ज 0 हो गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसके पास जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, अर्थ ने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भेजे होंगे इसके पास, तभी तो इसके ऊपर चार्ज जो है वो 0 हुआ। पहले प्लस क्यू चार्ज था, अब इसके ऊपर 0 चार्ज हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, एक तो ये कह सकते हो कि सारा पॉजिटिव चार्ज जो था वो अर्थ के पास चला गया, या फिर जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज था उतने ही इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से इसके पास चले गए और इसके ऊपर चार्ज जो है वो 0 हो गया। अर्थ इज इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी बोल रहा है कि अर्थ जो है वो एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अर्थ जो है वो किसी भी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल को 0 क्या करती है, कैसे करती है, जितना चार्ज उसके ऊपर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वहां से वहां भेज देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से 0 हो जाता है पोटेंशियल। जब चार्ज ही 0 है तो पोटेंशियल तो 0 हो ही जाएगा। फाइंड चार्ज फ्लोज फ्रॉम अर्थ टू कंडक्टर व्हेन स्विच इज क्लोज। ये एक कंडक्टिंग स्फेयर था, इसके सेंटर के ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसकी रेडियस है आर, अभी की क्लोज नहीं है, इसके बाद की क्लोज कर दी तो बोल रहा है कि अब बताओ कि फाइनल चार्ज क्या होगा कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, बताते हैं। देखो इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल 0 हो गया होगा जब हमने इसको इससे कनेक्ट किया होगा, और जितना पोटेंशियल सरफेस के ऊपर होता है उतना ही कंडक्टिंग स्फीयर के केस में सेंटर के ऊपर भी होता है। तो मान लो इसके ऊपर अब कितना चार्ज आ गया, स्मॉल क्यू चार्ज आ गया। ठीक है, सरफेस पर 0 होगा, सेंटर के ऊपर भी 0 होगा, तो के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर जो है वो 0 के बराबर होगा। यहां पर अगर मैं पूछने लगूं आपसे कि पोटेंशियल कितना होगा, तो इस चार्ज की वजह से कितना होगा, के क्यू बाय आर, इस चार्ज की वजह से कितना होगा, के क्यू बाय आर, और वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यहां से सॉल्व करा तो स्मॉल क्यू की वैल्यू किसके बराबर निकल कर आ गई, माइनस क्यू के बराबर निकल कर आ गई। चार्ज ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। और इसका क्या मतलब है कि इतना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो फ्लो करा है फ्रॉम अर्थ टू स्फीयर। इसको न्यूट्रल बनाने के लिए माइनस क्यू चार्ज जो है वो कहां पर गया है, वो सरफेस ऑफ स्फीयर के पास गया है। अब इस सवाल को देखिए, ये एक स्फीयर है, ये न्यूट्रल कंडक्टर था, अभी की क्लोज नहीं है यानी कि अर्थिंग नहीं करी है। फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर आफ्टर की इज क्लोज। अब आप मुझे स्फीयर के ऊपर चार्ज बताइए जब की को क्लोज करा जाएगा। इस प्लस क्यू की वजह से यहां पर कुछ पोटेंशियल आएगा, ठीक है, और मान लो कि इसके ऊपर क्यू चार्ज आ गया, हमने लेट कर लिया, बाद में जब हमने इसे इसके साथ कनेक्ट कर दिया, जब अर्थिंग हो गई तो इसके ऊपर सरफेस के ऊपर कुछ क्यू चार्ज आ गया होगा, फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो। ठीक है, अब सेंटर के ऊपर स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज होगा, वो 0 होगा। क्यों, अगर यहां पर चार्ज जब हमने अर्थ के साथ इसको कनेक्ट कर दिया तो स्फीयर के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल 0 हो जाता है। हाँ, तो जितना पोटेंशियल इसका सरफेस के ऊपर होगा उतना ही पोटेंशियल तो सेंटर के ऊपर होगा। तो यानी कि यहां पर भी पोटेंशियल 0, अगर यहां पर पोटेंशियल 0 है तो यहां पर भी पोटेंशियल 0 हुआ होगा, बिल्कुल।
तो सेंटर के ऊपर हम पोटेंशियल को जीरो कर देंगे। इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर। इसकी वजह से कितना होगा, के क्यू बाय आर, और इसको हमने बराबर कर दिया जीरो के। और यहाँ से हमने सॉल्व करा और क्यू की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी, माइनस आर क्यू बाय आर। फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फेयर व्हेन आउटर स्फेयर इज अर्थ। अब इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने ये बोला कि देखो अब ये कंसेंट्रिक स्फेयर्स दे रखे हैं। ये एक स्फेयर है, इसकी रेडियस आर है, स्मॉल आर है, और इसके ऊपर Q1 चार्ज है। ये एक दूसरा स्फेयर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसके ऊपर Q2 चार्ज है। अभी अर्थिंग नहीं हुई है। बाहर वाले जो स्फेयर है उसके सरफेस को हमने अर्थ किया है, उसको कनेक्ट किया है अर्थ के साथ। ठीक है, देखो अंदर चार्ज तो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पर पोटेंशियल तो जीरो करना नहीं है। वजह यह है कि भाई जब हमने इसे कनेक्ट ही नहीं करा तो इसके ऊपर पोटेंशियल जीरो कैसे हो जाएगा, लेकिन बाहर वाले को कनेक्ट करा है तो बाहर वाले के ऊपर पोटेंशियल जो है वो जीरो हो जाएगा। और मान लिया, हमने ये एज्यूम कर लिया कि उसके ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज आया है। अब इस पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो है वो जीरो होगा। तो इस वाले चार्ज की वजह से, ये वाला जो स्फीयर है इसकी वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू डैश बाय आर। और ये जो चार्ज आया है अब इसकी वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाय आर। और ये किसके बराबर होंगे, जीरो के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको अर्थ के साथ कनेक्ट किया है, और जब हम अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं तो जिस सरफेस को हम अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं वहां पर पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो यहां से हमने चार्ज निकाल लिया, कितना आ गया, क्यू बराबर आ गया माइनस क्यू डैश के। अब क्या बोल रहा है, नाउ फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर आफ्टर अर्थिंग। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बताओ कितना होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालो भाई। इस पी पॉइंट के ऊपर तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। क्यू पॉइंट, मान लो कि अगर ये क्यू पॉइंट था कोई, ये अगर कोई क्यू पॉइंट है तो इसके ऊपर कितना होगा, के क्यू वन बाय आर माइनस के क्यू वन बाय आर। यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू वन बाय आर माइनस के क्यू डैश बाय आर। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल कर आ गया, के क्यू डैश वन बाय आर माइनस वन बाय आर। और ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया।